दीन अदालत में अगर माफी मांगने की शक्ल में माफ किया तो फिर दहशतगर्दी का केस कई पॉसिबिलिटीज है वो चलेगा। क्योंकि अगर इमरान खान साहब डिस्कम्फर्ट नहीं होते तो वो तो पकड़ में ही नहीं आ रहे, तो अवाम सारी उनके साथ खड़ी है। कोई इलेक्शन करा लें, कैसा भी इलेक्शन करा लें, इमरान खान साहब हैंड्स डाउन इलेक्शन चले जाए। अब इतना बड़ा बजट, जब आपकी इकॉनमी जो है वो दिवालिये पे खड़ी है, आपको क्या ज़रूरत है कि इतना बड़ा बजट बनाएं ताकि वो हुकूमत का पेट भरें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको खुशामदीद कहती हूँ। नाज़रीन, 2-3 हैपनिंग्स हैं आज, उस पर हम बात करेंगे। एक तो इमरान खान साहब आज ATC की अदालत में पेश हुए और वहाँ पर उनकी ज़मानत हो गई, 1 लाख रुपए के मचलके जमा करवाए गए। और जो मुकालमा हुआ फाजिल जज का प्रोसिक्यूटर से, बड़ा दिलचस्प था वो। उन्होंने पूछा कि भाई ये बताएं, कोई सेक्शन अगर रह गई हो तो वो भी लगा लें। ये बताएं कि कौन सी क्लाशनकोफ ली गई, कौन सा असलाह चला, कौन सी खुदकुश जैकेट पहनकर हमला किया गया, ये जो दहशतगर्दी का मुकदमा है उस पर ये सारा मुकालमा हुआ। और जाहिर है अब इमरान खान की ज़मानत हो गई। जो कल पेश हुए थे वो तौहीन अदालत में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, वहाँ से भी उनको मौका मिला है 7 रोज़ का। अब सवाल जो बार बार किया जा रहा है इमरान खान साहब से कि जी क्या वो माफ़ी मांगेंगे, क्या गैर मशरूत माफ़ी मांगी जाएगी। अलबत्ता इस पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ। अच्छा, एक चीज़ तो ये है। दूसरा मामला ये कि आज सरगोदा में जलसा हो रहा है तहरीक इंसाफ का, और वहाँ पर इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि मैं बड़ा ऐलान करूँगा। आज उन्होंने जब ATC के बाहर गुफ्तगू की तो उन्होंने ये कहा कि मैं ख़तरनाक हो गया हूँ, मैं कितना ख़तरनाक हो गया हूँ, और ये सारी बात मैं आज बड़ा अहम ऐलान करूँगा सरगोदा के जलसे में। तो हम दोनों चीज़ों पे बात करेंगे। पहले ज़रा हम आज की जो समाअत थी ATC की उस पर लेते हैं, ख़ासतौर पर इमरान खान साहब के ऊपर जो सारे मुकदमात हैं, क्या आगे उनसे रिलीफ मिलेगा, ये ज़मानत जो हुई है आगे क्या सूरत हाल रहेगी, ज़रा उस पर कुछ कानूनी नुक्तों पे बात करते हैं। अज़हर सिद्दीक साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, माहिर क़ानून हैं, उनको हम वेलकम करते हैं। अच्छा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वैसे तो बड़ी गुफ्तगू मेरी आपसे रहती है गाए बगाए इन तमाम केसेस पर, लेकिन आज जो केस है उस पर जिसमें आज इमरान खान साहब पेश हुए, ज़मानत भी हुई, जिस मुकालमे का मैंने आपको बताया कि ये दहशतगर्दी का मुकदमा है ये, और जज साहब ने प्रोसिक्यूटर से ये पूछा कि ये बताइए कौन सी क्लाशनकोफ आई, कौन सी खुदकुश जैकेट पहनी गई, कहाँ से हमला किया गया, कोई सेक्शन रह गई हो तो वो भी लगा लीजिए। तो ये जो मुकदमा बना है अब क्या हैसियत है, और ज़मानत तो हो गई है, आगे क्या होगा इस मुकदमे में? बहुत शुक्रिया जी। बुनियादी तौर पर आपको पता है कि आपके प्रोग्राम में पहले भी कहा था कि दहशतगर्दी का केस पे बनता नहीं है। दहशतगर्दी के हवाले से मैंने आपको बताई कि धमकी दी है, धमकी के हवाले से 506 लगेगा ना, और 506 के बाद अगर कत्ल कर दिया तो फिर 302 लगेगा। तो ये 7 एरिया का तो बनता नहीं। हाँ, उन्होंने ये किया कि आपके प्रोग्राम के बाद 186, 186, 188, 504 और 506 लगा दिया। अब इस सब में किसी में 1 साल जुर्माना है, किसी में 1 माह कैद है, नुक्से हमनामा के हवाले से 2 साल कैद है, और 506 के हवाले से 1 साल की कैद है। अब इसके साथ ये 780 लगाना चाह रही है। तो इन चीजों को अगर आप सामने रख कर देखें, अगली तारीख में मैं 780 से डिलीट 780 साथ चल नहीं सकती है। बाकी ऑफेंसेस सब छोड़ के सिर्फ 506 है। अब 506 धमकियों के हवाले से मामला है, वो तो दहशतगर्दी कोर्ट का इख्तियार खत्म हो जाएगा, उसमें जमानत भी नहीं है, मामला वापस जो आ जाएगा आम अदालत के अंदर, सेशन कोर्ट के अंदर। सेशन कोर्ट इस मामले को जाने, और 506 केस काबिल जमानत केस है, तो इसमें तो जमानत वैसे ही हो जानी है, मुचलके जमा कराने हैं। अब मुश्किल ये पड़ गई है उनके लिए कि ये पर्चा रहे या ना रहे। अब दोनों इशूज है, आपको पता है ये वही मामला है कि जिसके ऊपर तौहीन अदालत का मामला भी चल रहा है। बिल्कुल, तौहीन अदालत बनती है या नहीं बनती, उसके आपके सामने आ गया कि उन्होंने उसमें अमाइकस अपॉइंट कर दी है। अच्छा, एक चीज है, मैं क्विकली क्योंकि आपसे इसलिए सवाल करना चाहती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा आप बताएं, एक चीज मुझे बताएं कि वो जो 7 रोज का वक्त मिला है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में, अगर वो मामला खत्म हो जाता है अगले जवाब पर इमरान खान के, तो फिर ये केस कहाँ होगा, कहाँ स्टैंड करेगा? वैसे तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के हवाले से मैं बता चुका हूँ, कोई केस बनता नहीं है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, अगर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में मिसाल के तौर पर इमरान कहते हैं कि मैं माफी मांगता हूँ, अनकंडीशनल अपॉलजी मांगता हूँ, जब वो वहाँ माफी मांगने की बात आएगी तो ये यहाँ पर ये केस खत्म नहीं हो सकता। यानी दहशतगर्दी का केस, दोनों केसों के अंदर
तो इमरान खान साहब का स्टैंड बड़ा क्लियर है कि उन्होंने तो ऐसा काम को किया नहीं, तो दहशतगर्दी के जिम्मे में आए क्या आए तौहीन अदालत में। तौहीन अदालत में अगर माफी मांगने की शक्ल में माफ किया तो फिर दहशतगर्दी का केस कई पॉसिबिलिटीज है वो चलेगा। तो यहाँ बड़े ध्यान से चलने वाला काम है। और एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कानूनी टीम को यह भी देखना है कि उसमें अदालती मुआविन में पाकिस्तान बार काउंसिल को भी डाल दी। पाकिस्तान बार काउंसिल अगर देखा जाए उनके जितने मेंबरान मैक्सिमम मेंबरान जो सियासी जमातों से ताल्लुक है, मीडियम के साथ खड़े हैं, तो इसलिए पाकिस्तान बार काउंसिल पर भी एतराज उठाना चाहिए खान साहब को अदालती मुआविन होने के नाते। बाकी मुनीर मलिक साहब है, खान साहब है, तो एक अच्छा है। इस हवाले से ये भी आ जाएगा कि क्या ये सिविल कोड या वो अल्फाज जो है वो तौहीन अदालत के बनते हैं। आईन के आर्टिकल 204 के तहत तो कोर्ट से मुराद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है। सही कोर्ट ऑर्डिनेंस को एक तरफ रख दे फॉर द टाइम बिंग। तो मामला ऐसी जगह पर आ चुका है कि अगर किसी एक जगह भी इमरान खान साहब माफी मांगते हैं या एडमिट करते हैं तो दूसरा केस जिंदा हो जाएगा। तो यहाँ बड़े ध्यान से रखकर सोच रहे हैं, ना तो दहशतगर्दी बनती है ना ही बात नजर के अंदर ये तौहीन अदालत का केस सर अगर बनती ही नहीं है तो अब केस तो हो गया ना, अब क्या ऑप्शन है? देखिए यहाँ पर जैसे मैंने अर्ज किया है, अब इसके अंदर 4 बाकी है। दहशतगर्दी की अदालत जो है, दहशतगर्दी जो अदालत है वो 788 डिलीट कर देती है, यहाँ दरखास्त देती है। वरना आपको पता है वाशिंगटन की दरखास्त दायर हुई है, वो भी 8 तारीख वाली इस्लामाबाद की है। ठीक है, मुमकिनात भी है कि 8 तारीख वाले दिन इस पर्चे को खारिज करके चलें। मुमकिनात आप कह रहे हैं कि हो सकता है कि अब ये केस ही खारिज हो जाए, ऐसे ही ख़त्म हो जाए। बहुत शुक्रिया आपका अजहर सिद्दीक साहब आपकी कानूनी राय का। आप तो ये कह रहे हैं मुसलसल कि ये केस बनते ही नहीं है, लेकिन चलें अब केस हैं, सामना भी करना है, जमानत फिलहाल हुई है। ज़रा बात करते हैं खुद पीटीआई इस सारे मामले को कैसे देख रही है। इमरान इस्माइल साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, साबिक गवर्नर सिंध हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा। इमरान साहब बहुत शुक्रिया। ये फरमाइएगा कि एक तो कल तौहीन अदालत वाला केस जिसमें 7 रोज़ की मोहलत मिली है कि जवाब दोबारा जमा कराया जाए, फिर आज एटीसी में पेशी, उधर से भी जमानत तो मिल गई है इमरान खान साहब को। लेकिन सवाल जो बार बार किया जा रहा है कि जी क्या इमरान खान साहब गैर मशरूत माफ़ी मांगेंगे, क्या इस बात पर कोई सोच विचार हो रही है? देखें ये तो इमरान खान बता सकते हैं, लेकिन जितना मैं इमरान खान को जानता हूँ, मैंने जितना जिंदगी उनके साथ गुजारी है, मेरा नहीं ख्याल कि वो माफ़ी मांगेंगे। और मुझे तो ऐसा भी नहीं लगता कि उन्होंने कोई ऐसी बात की है जिसके ऊपर इतना बड़ा राई का पहाड़ खड़ा किया गया। किसी भी पाकिस्तानी का ये हक होता है कानून, अगर वो डिसएग्री करता है किसी से, चाहे वो जज हो या कोई, उसके साथ वो अपना कानूनी कार्रवाई लीगल रेमेडी को सीख कर सकता है। तो खान साहब ने जो बात की थी उसका मकसद भी यही था कि वो लीगल रेमेडी सीख करेंगे इसके खिलाफ। तो अगर लीगल रेमेडी का राइट तो कोई ले नहीं सकता, तो इसके ऊपर अगर वो कोई एक्शन होना है तो देख लें। मुझे लगता है कि ये जो फाशिस्ट हुकूमत है, इस वक्त जो इम्पोर्टेड हुकूमत बैठी हुई है, इनकी ये दिली है कि किसी न किसी तरह इमरान खान साहब को डिस्क्वालीफाई कराएं। क्योंकि अगर इमरान खान साहब डिस्क्वालीफाई नहीं होते तो वो तो पकड़ में ही नहीं आ रहे, तो अवाम सारी उनके साथ खड़ी है। कोई इलेक्शन करा लें, कैसा भी इलेक्शन करा लें, इमरान खान साहब हैंड्स डाउन इलेक्शन चले जाए। और अब तो वो खुद खड़े हो गए 9 के 9 हल्कों के ऊपर। इनकी ख्वाहिश ये है कि किसी तरह इमरान खान साहब को डिस्क्वालीफाई करें ताकि इलेक्शन की तरफ जाएं, तो इमरान खान मौजूद ना हो। लेकिन ये इनकी खाम ख्याली है। इमरान खान कोई आम चीज़ नहीं है। इस वक्त इमरान खान पाकिस्तान के सबसे मकबूल लीडर हैं, लोगों के दिल में बसते हैं, लोग उनकी इज्जत करते हैं और समझते हैं कि पाकिस्तान को अगर मसाइल से कोई निकाल सकता है तो इमरान खान। और अगर ये इस तरह करते जाएंगे तो फिर अवाम के गुस्से का तो जो आप कह रहे हैं, जो आप बात कह रहे हैं कि जी अब डिस्क्वालीफाई करवाना चाहती है हुकूमत, इलेक्शन से आउट करवाना चाहती है, फिर गिरफ्तार भी करना चाहती है, तो खुद आप लोगों की क्या स्ट्रेटजी है इस पर? इमरान खान को गिरफ्तार करना तो इस हुकूमत के बस की बात नहीं है। इनके पास खुद मॉरल स्टैंडिंग, मॉरल अथॉरिटी नहीं है। ये खुद चोरी के दरवाजे से आके बैठे हैं, चोरी करके आके बैठे हैं। इन्होंने बंदे खरीदे हैं असेंबली के, तो इनके पास अपनी मॉरल स्टैंडिंग नहीं है। पीपल्स पार्टी पीएमएलएन की जान की दुश्मन थी और पीएमएलएन पीपल्स पार्टी की जान की दुश्मन थी, और दोनों अब यार गार, अब दोनों एक दूसरे की मोहब्बत में गिरफ्तार किसी चोरी में है कि सिर्फ उनको ये नजर आता है कि अगर इमरान खान के हाथ में इख्तियार आ गया, इमरान खान वापस आ गया, तो इनकी जो चोरी शुदा दौलत है, जो इन्होंने मुल्क के साथ
मुल्क के खजाने के साथ जो गदर इन्होंने किया है, लूटी हुई रकम वो इमरान खान निकालेगा और इनको भी जेल में डालेगा। तो किस वजह से ये साथ बैठे और कोई वजह नहीं है इनके साथ बैठने, ये ना समझे कभी भी कि इनको कोई मुल्क का दर्द है जिसकी वजह से ये साथ बैठे। तो ये इमरान खान को गिरफ्तार करना है तो उसके लिए बहुत दूर की बात है। ये जो भी लेकिन इमरान इस्माइल साहब आज सरगोदा में इमरान खान साहब जलसा कर रहे हैं, पहले जेलों में किया, अब ये तनकीद हो रही है इमरान खान साहब पे कि एक तरफ तो सैलाबी सूरत हाल है मुल्क में, दूसरी जानिब इमरान खान साहब जलसे उसी शेड्यूल से कर रहे हैं, और क्या आगे भी उसी शेड्यूल से करेंगे जो था उनका प्लान हकीकी आज़ादी की जद्दोजहद का? जी देखें, इमरान खान साहब जो कर सकते थे इस सैलाबी सूरत हाल के लिए हुकूमत से बाहर रहते हुए उन्होंने किया, यानी उन्होंने जो पाकिस्तान का तारीखी तालिबान उन्होंने किया, तो लोगों ने बेपनाह उनके ऊपर इत्मीनान का इजहार किया। 3 घंटे में 5 अरब रुपए उन्होंने जमा किए, लोगों ने कमिट किया और पैसे आना शुरू हो गए। और उससे जो रिलीफ वर्क है उसके लिए उन्होंने सानिया नशर के ऊपर हेड लगाया, बाकी सारे सूबों के अंदर इंक्लूडिंग सिंध उसके अंदर रिलीफ वर्क शुरू किया जाएगा। तो वो इससे बड़ा काम तो पाकिस्तान में किसी ने नहीं किया ना, हुकूमत पाकिस्तान ने भी नहीं किया और कोई भी इसकी सोच भी नहीं सकता इस पूरी हुकूमत में। कोई एक मैं चैलेंज करता हूँ कि 14 की 14 जमातें बैठे टीवी पर देखें कि लोग क्या इनको देते हैं, इनको तो जूतों के हार के अलावा और कुछ नहीं मिलता। तो इमरान खान ही वो वाइस शख्स है जो इस वक्त तमाम इकाइयों को बॉन्ड किए हुए हैं, जो पूरे मुल्क में यकसा मकबूल हैं, और उनकी जो ये तहरीक है हकीकी आज़ादी की, ये उसको वो जिंदा रखेंगे, उसको वो चलाएंगे, इसलिए कि यही एक्चुअली रेमेडी जो है, लोगों के इलाज जो है यही है। हो क्या रहा है सिर्फ में, हर वडेरा या हर जो पावरफुल इस वक्त शख्स है, मिसाल के तौर पर हमारे जो चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने सिर्फ अपने गांव को बचाने के लिए सारों में कट लगा के इधर उधर से सारों को डुबोना कबूल किया, सिर्फ ये मेरा इलाका मेरी कॉन्फिडेंस ना डूबे। और बाकी सिंध में आप हालात देखें, ये खुद इनकी जो लोग हैं ये जा नहीं पा रहे हैं सिंध में, लोग इनको लान तान कर रहे हैं, इनकी गाड़ियाँ वापस कर रहे हैं, इन्हें बुरी तरह से ट्रीट किया जा रहा है। ये सब अब लोगों को आश्कार, और ये सारी जो ये समझे कि अवेयरनेस है ना, ये सारी डी इमरान खान है। इससे पहले कौन बोलता था, ये तो बादशाह की तरह घूमते थे, जो मर्जी करें, उनको आज भी वेनिस नजर आ रहा है। वो सिंध में कह रहे हैं कि जी वो मुझे वेनिस लग रहा है, मैं वेनिस गया था, बिल्कुल ऐसी कश्तियाँ चल रही थी, मकान खड़े हुए थे। तो वो तो हम भी कह रहे हैं ना कि आप ये खुद कह रहे हैं कि सिंध हुकूमत गैर संजीदा है। मंजूर वसान साहब कह रहे हैं कि मुझे तो वेनिस लग रहा है, मैं सैलाबी पानी में आ गया हूँ। तो इमरान खान साहब खुद सिंध का दौरा कब करेंगे, और जो आपने सारे डोनेशन इकट्ठा किया है वो तकसीम कैसे होगा सारे सूबों में? इमरान खान साहब का प्लान बन रहा है, मेरा ख्याल है कि 5 तारीख को अभी प्लान कंफर्म हो रहा है कि 5 तारीख को वो सिंध का दौरा करेंगे। देखिए वो मैंने आपको बताया, ठीक है, आप कह रहे हैं कि जल्दी ही सिंध का दौरा करेंगे। बहुत शुक्रिया, इमरान इस साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करेंगे, वापस आएंगे तो दीगर इशूज भी डिस्कस करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू द शो नाज़रीन। और प्रोग्राम के हिस्से में बात करेंगे पीटीआई के सरगोदा जलसे की, जहां पर आज पंडाल सज चुका है और इमरान खान आज यहां पर जलसागाह से खिताब करेंगे, और वो ये भी कह चुके हैं कि बड़ा एक अहम ऐलान होगा। तो वो ऐलान क्या होगा और ये जलसा कब बाकायदा तौर पर शुरू होगा, कैसी तैयारियां हैं, ये जानते हैं। हमारे नुमाइंदे सुलेमान मौजम वहाँ पर मौजूद है। सुलेमान, बताइएगा कैसी तैयारियां आप जलसागाह की देख रहे हैं और जलसा बाकायदा शुरू कब होगा? इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सरगोदा स्पोर्ट्स स्टेडियम में अपना पंडाल सजा लिया है। अगर मेरा कैमरा मैन आपको दिखा सके तो बहुत बड़ी तादाद में कारकुनान की जो आमद है वो यहाँ पर वो कारकुनान आ चुके हैं, उनके हाथों में पार्टी परचम है और वो यहाँ पर सिर्फ इंतज़ार कर रहे हैं पार्टी चेयरमैन इमरान खान का। इस वक्त मेरे साथ यूनान से स्पेशल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे में शिरकत करने के लिए आने वाले नौजवान मौजूद हैं। ये जी आप बताइएगा, आप स्पेशल यूनान से आए हैं, क्या ख्यालात रखते हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डियोनिसस रशीद है, मैं आया हूँ ग्रीस से, वो नहीं इमरान खान के जलसे के लिए। इंशाल्लाह जहाँ पे हमारा कप्तान बुलाएगा हम वहाँ पहुँचेंगे। हमें अपने कप्तान से बहुत प्यार है, इंशाल्लाह उसकी जीत होगी इंशाल्लाह। जैसे आपने इनकी बात सुनी, ये यूनान से यहाँ पर सिर्फ पीटीआई के जलसे में शिरकत के लिए आए हैं। आज का दिन बहुत गर्म था, जिसकी वजह से जो कारकुनान का आमद का सिलसिला है वो अभी तक जारी है, और इस वक्त पंडाल के अंदर बहुत बड़ी तादाद में कारकुनान और खवातीन और बच्चे यहाँ पर
आ चुके हैं और जिनका जो सिर्फ इंतज़ार कर रहे हैं पार्टी कायद इमरान खान का कि वो कब यहाँ पर आते हैं और यहाँ तकरीर करते हैं, और वो सिर्फ उनको सुनना चाह रहे हैं। इस वक्त जलसे के इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं, सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। जलसा गाह में आने वाले अफराद को बगैर चेकिंग के दाखिले की इजाज़त नहीं दी जा रही। पुलिस ने वॉक थ्रू गेट भी लगा दिए जिसमें से गुजरने के बाद ही जलसा गाह में आने की इजाज़त दी जा रही है। ख़वातीन की बहुत बड़ी तादाद जलसा गाह के अंदर मौजूद है जो इस वक्त अपने महबूब कायद इमरान खान को देखने की मुंतज़िर है। जी ठीक है सुलेमान, बहुत शुक्रिया। आप हमें बता रहे हैं सुलम जो कि बराह रास्त वहाँ पर जलसा गाह में मौजूद थे। अब जैसे ही ज़ाहिर जलसा शुरू होगा, इमरान खान आएंगे, पंडाल तो सज चुका है, लोगों से भर चुका है, अब इमरान खान खिताब शुरू होगा तो फिर यहाँ पर आपको दोबारा भी लेके चलेंगे। लेकिन अब ज़रा बात कर लेते हैं, IMF का प्रोग्राम बहाल हुआ, IMF से किस्त जारी हुई, आलमी मंडी में पेट्रोल सस्ता हुआ, लेकिन मुल्क में एक दफ़ा फिर पेट्रोल की कीमतों को बढ़ा दिया गया। और ना सिर्फ पेट्रोल, डीजल, मिट्टी के तेल की कीमतें बढ़ाई गई हैं। 1 अरब 16 करोड़ डॉलर की किस्त मौसूल हुई और ये लग रहा था कि जैसे ही किस्त मौसूल होगी शायद हुकूमत आवाम को कुछ रिलीफ देगी, लेकिन महंगाई जो कि आज अपनी इस वक्त तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है और मज़ीद महंगाई को बढ़ने का खदशा जो है वो जाहिर किया जा रहा है। सिर्फ अगस्त के महीने में जो अफराते ज़र है वो 27.3 रिकॉर्ड की गई और साथ ही साथ मज़ीद यानी कि तकरीबन 2.4% का ये इजाफा हर माह रिकॉर्ड किया जा रहा है। फिर पेट्रोल का, जिस तरह मैंने आपको बताया कि पेट्रोल की कीमत एक बार फिर बढ़ा दी गई है। समझ में नहीं आ रहा कि हुकूमत की स्ट्रेटजी है क्या और हुकूमत अपनी जो पॉलिसीज़ हैं उनको किस तरह लेके चल रही है। कोई अपनी पॉलिसीज़ हैं भी या सारी IMF की पॉलिसीज़ हैं, इस पर हम ज़रा बात करेंगे। ज्वाइन करें साबिक़ वज़ीर ख़जाना हैं सलमान शाह साहब। बहुत शुक्रिया सलमान साहब, अस्सलाम वालेकुम। सर मुझे बताइएगा, जब IMF की किस्त जारी हुई, हुकूमत मुसलसल ये कह रही थी IMF की किस्त जारी होगी, आवाम को भी रिलीफ दिया जाएगा, आलमी मंडी में पेट्रोल सस्ता हो रहा है। हमने देखा पिछली दफ़ा भी पेट्रोल बढ़ाया गया, एक बार फिर बढ़ाया गया। क्या स्ट्रेटजी कोई नज़र आती है सर आपको हुकूमत की, या सारी IMF की ही शराइत को पूरा किया जा रहा है? देखिए, ये IMF प्रोग्राम के आपने जो काम करते हैं उसमें ये आप डॉक्टर साहब की मुझे आवाज़ नहीं आ रही है। डॉक्टर साहब की मुझे आवाज़ आ रही है। जी सर, जी अब आई। हाँ जी, मैं ये कह रहा था कि IMF प्रोग्राम जो है उसकी एक शर्त ये है कि आपने जितने भी अखराजात हैं अपने हुकूमत में सर रिकनेक्ट, आपकी बात बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं चाहती हूँ कि आप हमें बताएं कि IMF की शराइत के मुताबिक ही ये सब कुछ हो रहा है, तो फिर हमें रिलीफ मिलने का तो कोई इम्कान नहीं है। अगर मैं पेट्रोलियम की नई कीमतों की बात करूँ तो आपको पता है नाज़रीन कि कल रात को ही हमेशा अंधेरे में बढ़ाई जाती है कीमत, 2 रुपये 7 पैसे का इजाफा किया गया। डीजल की कीमत में तकरीबन 2 रुपये 99 पैसे फ़ी लीटर का इजाफा किया गया। मिट्टी का तेल सबसे ज़्यादा बढ़ाया गया, वो है 10 रुपये 92 पैसे फ़ी लीटर। लाइट डीजल ऑयल जो है उसको 9 रुपये 79 पैसे का इजाफा फ़ी लीटर का है। तो डॉक्टर साहब, जी सर आपसे हम कनेक्ट हो गए हैं, सर बताइएगा क्या कह रहे थे आप? मैं ये कह रहा था कि हमने जो पिछली दफ़ा बजट दिया है उसमें हमने अपने अखराजात बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए हैं। उसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा अपने टैक्सेस को बढ़ाने की ज़रूरत पड़ी है। हमने हर चीज़ के ऊपर टैक्स लगाया, पेट्रोल पे, बिजली पे, हर चीज़ पे, ताकि ये जो अखराजात हैं इनको पूरा किया जाए। सो ये एक बड़ा गलत किस्म का हमने काम किया। हमें चाहिए था कि क्योंकि पाकिस्तान में एक क्राइसिस सिचुएशन थी, हमें अपने अखराजात कम करने चाहिए थे और लोगों पे टैक्सों की भरमार नहीं करनी चाहिए थी। अब हमने एक तो महंगाई है, इनपुट्स जितनी भी हैं, बिजली और एनर्जी बहुत महंगी है, उसको और महंगा किया। उससे हमारी इकॉनमी जो है वो चलने से तकरीबन रुक चुकी है। इकोनॉमिक ग्रोथ जो 6% के करीब थी वो 3% पे आ गई है और गिरती जाएगी। बेरोजगारी होगी और इसके साथ साथ ये भी है कि लोग जो हैं वो फ्लड्स में भी एक किस्म के बिल्कुल फंसे हुए हैं। सही बात है। सो ये सारी चीज़ों में आपको अपनी अखराजात कम करके लोगों पे खर्च करना चाहिए।
लेकिन वो नहीं हो रहा। वो अभी भी हम भीख मांग रहे हैं पूरी दुनिया से, लेकिन अपने अखराजात हम नहीं कम कर रहे, और उसकी वजह से आप देख रहे हैं कि रोजाना की बेसिस पे तकरीबन कोई ना कोई टैक्स बढ़ जाता है, बिजली की कीमत सर आप सही कह रहे हैं। हमारे जो देही इलाके हैं सर, वहाँ पर तो सैलाब की इतनी बुरी सूरत हाल है, और मैं चाहती हूँ आपसे डिस्कस करना कि देही इलाकों में महंगाई की शरह तो 28.8% है, यानी कि शहरों से भी ज़्यादा है। तो वो तो बेचारे लोग सैलाब में हैं, उनको तो कोई रिलीफ ही नहीं दे सकती है हुकूमत। देखें, हुकूमत तो ऑर्गेनाइज भी नहीं है ना। आप ये देखें कि अभी तक तो हमें पूरी तरह पूरे डैमेज असेसमेंट भी नहीं आई। उसके अलावा हमारी कोई NDMA जो है वो कहीं नज़र तो नहीं आ रहा। जो टेलीविज़न स्क्रीन पे हम देख रहे हैं उससे तो लोग जो हैं उनको अबेंडन कर दिया गया है। लोगों के पास ना खाना है ना पीना है, बीमारी भी आ रही है। तो आई थिंक कि हमें बहुत ज़्यादा अपने आप को मुनज़्ज़म तरीके से इसके ऊपर काम करना पड़ेगा, और तमाम हुकूमत के जो अखराजात हैं उनको कट करके सारा जो रेवेन्यू है उसको फ्लड रिलीफ पे इस वक्त लगाने की ज़रूरत है। और पूरे पाकिस्तान में हमें ये काम करना पड़ेगा। अब ये काम वॉलंटरी बेसिस पे नहीं हो सकता, यहाँ ये काम डोनेशंस की बेसिस पे नहीं हो सकता। हमें इस वक्त हुकूमत की मशीनरी जो है उसको पूरी तरह से मुतहर्रिक करके इस काम को करना है, और लोगों की जानें बचानी है, लोगों को खाना पहुँचाना है, उनको कपड़े देने हैं, उनके घरों में उनको वापस लेके जाना है, उनकी लाइवलीहुड्स जो हैं उनको रिस्टोर करना है, उसके बाद रिकंस्ट्रक्शन करनी है, घर बनाने हैं, सड़कें बनानी है, पुल जो तबाह हुए वो बनाने हैं। तो ये काम तो एक बहुत बड़ा जिसे कहना चाहिए प्रोग्राम और एक मुहिम के तहत करने की ज़रूरत है। इसमें आई थिंक कि अभी तक हुकूमत उस तरह से ऑर्गेनाइज नहीं हो सकी जिस तरह से होनी चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ और है, हम देख रहे हैं कि IMF की एक किस्त तो जारी हुई जिस पर बड़े शादियाने बजाए जा रहे हैं। ये 6.5 अरब रुपए की किस्त जो बढ़ गई है, नया जो इन्होंने रिवाइज किया है प्रोग्राम, लेकिन उससे जो आवाम पर बोझ पड़ा है, जिस तरह आपने खुद जिक्र किया कि इनके पास कोई प्लानिंग नहीं है, कोई नज़र नहीं आता, बिजली की कीमतें बढ़ा रहे हैं, पेट्रोल की कीमतें बढ़ा रहे हैं, सारी सब्सिडीज़ वापस ले ली, फिर ये FPA लगा दिया गया है बिजली के बिलों में, जिससे और मज़ीद टैक्सेस में इजाफा हो गया है। तो सर आगे आने वाले कुछ ये जो पूरा साल है, मैं अगर 6 महीने की बात करूँ तो कहाँ जाएगी महंगाई? देखें, ये तो महंगाई प्रोजेक्शंस के मुताबिक तो ये इसी तरह ही चलेगी। अगले तकरीबन 1 साल में ये जाके शायद काबू में आए, लेकिन उस वक्त तक आपकी अवाम का जो है वो तो बिल्कुल ही जैसे कहना चाहिए बहुत बुरा हशर होगा उनका, लेकिन आपकी इकॉनमी जो है वो भी बिल्कुल बैठ जाएगी। अब देखें काम इसमें क्या करने वाला था। बजट की मैंने पहले बात की। अब आप ये देखें कि 17 से 18 हज़ार अरब रुपए के बजट्स हैं, अगर आप प्रोविंशियल गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट के बजट मिला के देखें जी। अब इतना बड़ा बजट जब आपकी इकॉनमी जो है वो दिवालिये पे खड़ी है, आपको क्या ज़रूरत है कि इतना बड़ा बजट बनाएं ताकि वो हुकूमत का पेट भरें? बस सारा मसला यही है, हुकूमतों का पेट भरना है। सर ये बजट जाता कहाँ है ये तो हमें भी नहीं मालूम, अवाम पर तो लगता नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर सलमान शाह साहब का, थैंक यू सो मच। क्योंकि मुल्क में इस वक्त सैलाबी सूरत हाल है, लोग परेशान हैं, सड़कों पर हैं, इमदाद ज़ाहिर उस तरीके से पहुँच नहीं रही है क्योंकि तादाद बहुत बड़ी है। दूसरी तरफ ये महंगाई की सूरत हाल है, और एक और मसला है वो ये कि मज़ीद बारिशों की पेश गोई सितंबर में, यानी कि जो अब महीना शुरू हो गया है, इसमें एक और नया स्पेल आ रहा है जो कहा जा रहा है कि पिछले स्पेल से भी ज़्यादा पावरफुल है, ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो सकता है। तो कितनी तबाही ये मचा सकता है, बड़ी मतलब तशवीशनाक बात है। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट हैं सरदार साहब, वो हमें ज्वाइन कर चुके हैं, हम उनसे बात करते हैं। सरदार सरफराज साहब बहुत शुक्रिया। ये मुझे बताइएगा कि नया जो स्पेल आ रहा है सितंबर में, इस महीने में, वो क्या कुछ कर सकता है और ये कितना अरसा रहेगा और उसकी तबाही कितनी हो सकती है?
जी बहुत शुक्रिया। देखिए इतनी कोई सूरत ना करे कि जैसे आपने कहा पहले से ज्यादा स्पेल, ये कोई मिस इन्फॉर्मेशन है। पहले से ज्यादा ताकतवर स्पेल नहीं है। चलें अच्छी बात है। तीन महीने होते हैं मानसून की बारिशों की ना, तो जुलाई और अगस्त में समझ लें कि 70 to 75% जितना मॉइस्चर एटमॉस्फेयर में क्या होता है वो ऑलरेडी बारिश की सूरत में आ चुका है। तो सितंबर की रेशियो वैसे ही उसमें बहुत कम होती है, लेकिन अब अगर 20-30 मिलीमीटर एवरेज अगर किसी जगह की बारिश है सितंबर की, तो उसमें अगर 40 से 50 हो गई तो वो अबाव नॉर्मल में चली जाती है, लेकिन उससे कोई ऐसी खुदा न खास्ता डरने खदशे वाली उस तरह की सूरत हाल नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप इफराज साहब। एक बार फिर नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।